हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो काल था। उस काल को जो है इतिहास में एक परिवर्तनकारी युग माना जाता है। इस काल में जो है समय में क्या क्या चेंजेज हुए, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। कौन कौन से साम्राज्य थे, उनका उदय हुआ, कौन कौन से जो शक्तिशाली शासक थे वो इस समय में आए, इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम अपना चैप्टर शुरू करें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BC जीसस बर्थ AD। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए इस चैप्टर में पूरा चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ेंगे ईस्वी पूर्व, ईसा ईस्वी, शताब्दी, ये सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे जो हैं उनको ये नहीं पता होता कि ईस्वी पूर्व या ईस्वी का मतलब क्या है। तो इससे पहले कि हम अपनी जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने जीरो लिखे ना बीच में, इसको माना जाता है कि ये जो टाइम पीरियड था, ये जीसस के बर्थ का हमने टाइम लिया है। इससे पहले जो जीसस का जो यीशु मसीह थे हमारे, इससे पहले का जो टाइम था उसको हम मानते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद का जो समय है वो है AD, एनो डोमिनो। तो देखिए, जो जीसस का बर्थ हुआ उससे पहले जो हमारे जो ईयर चलते थे, आज हम देख रहे हैं अभी जो जैसे 2020 चल रहा है, इसके बाद 2021 आएगा, उसके बाद 22 आएगा। तो हम आगे आगे इसमें जो है बढ़ते जा रहे हैं, यानी 27वीं में हम चल रहे हैं अभी। लेकिन जीसस के बर्थ से पहले के जो साल होते थे ना, उनको हम उसमें हम उल्टा चलते थे। मान लो किसी का जन्म हुआ है, जैसे हम भगवान बुद्ध का जन्म देखें, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो उनकी मृत्यु का समय जो था वो 483 ईस्वी पूर्व है। 563 के बाद आप सोचेंगे 483, देखिए हम पीछे वापस आ रहे हैं। ये नहीं कि 563 के बाद 64 आया। तो जीसस का जो बर्थ का जो समय था, उससे पहले के जो साल थे, उनमें जो है हम घटते क्रम में आप कह सकते हैं चलते थे, उसे हम बोलते थे ईस्वी पूर्व। और जीसस के बर्थ के बाद के जो हम ईयर देखेंगे उसे हम बोलते हैं ईस्वी शताब्दी। तो इस चैप्टर में हम 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, कुल मिला के आप कह सकते हो कि हम 1200 सालों का जो है इतिहास पढ़ेंगे इसमें, कि भाई 1200 सालों तक जो है यहाँ पर जो है कौन कौन से साम्राज्यों का उदय हुआ, क्या क्या चेंजेज आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। देखिए, हमने हड़प्पा सभ्यता देखी थी जो 1900 ईस्वी पूर्व जो उसका समाप्त होने का समय माना जाता है। उसके बाद अगर 1500 सालों के बाद अगर हम देखते हैं तो जो इतिहास था हमारे उपमहाद्वीप में, उसमें काफ़ी सारे हमें चेंजेस देखने को मिले। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने के बाद जो है वैदिक काल जब आया, उसमें ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब वेद आए और ऋग्वेद का जो है लेखन किया गया। इस समय उत्तर भारत, दक्षिण पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां देखने को मिली। जो उत्तर भारत था, दक्षिण का पठार था, कर्नाटक आप बिल्कुल कह सकते हो साउथ इंडिया, दक्षिण में, वहाँ पर जो है कृषक बस्तियां, मतलब आप खेती का जो है काफ़ी विकास देखने को मिलेगा उस समय में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। देखिए, 600 साल पहले अगर हम देखें यीशु के जन्म से, जिसे हम छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बोल रहे हैं, उसमें हमने क्या चेंजेस देखे कि बहुत सारे जो है प्रसिद्ध राजा आए, उनके साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास हुआ। और उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ये क्या है? प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, एक जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ भारत में आई थी, उसके जो है ये एक अधिकारी थे। उन्होंने 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो अगर हम 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, उस समय पर जो भी साम्राज्य रहे उनके बारे में, उनका इतिहास हमें जानने को कैसे पता चला।
कि उनके कुछ अभिलेख मिले हमें। अभिलेख का मतलब क्या होता है? देखिए, आज के टाइम में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हम जैसे अपने पेपर पे लिखते हैं या फिर कंप्यूटर में आप बोल सकते हैं कि हम भाई डिजिटल फॉर्म में अपने जो है डाटा है उसको सेव करके रखते हैं। लेकिन उस अगर पुराने समय में अब 600 शताब्दी पूर्व की, ईस्वी पूर्व की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस समय में जो है हो सकता है कि उनके पास ये सारी फैसिलिटी तो थी ही नहीं, तो पेपर वगैरह नहीं थे, तो वो अपने जो है अगर उनको कोई संदेश लिखवाना है, कुछ भी चीज़ अपनी सेव करके रखनी है, तो वो क्या करते थे? वो या तो पत्थरों पर जो है खुदाई करवा के कोई भी संदेश लिखवाते थे, या फिर वो जो है तांबे के, ताम्र पत्र जिसको बोलते हैं, तांबे के पत्थरों पर जो है अपने संदेश खुदवाते थे। उन्हें हम बोलते हैं अभिलेख। उन अभिलेखों पर जो लिपि लिखी गई थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो है उन्होंने अपने संदेश लिखे थे। सबसे पहले उनके संदेशों को जो है पढ़ने का कार्य 1830 के दशक में किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। अब प्रिंसेप और प्रियदर्शी, जो प्रिंसेप थे उनके लिए जो प्रियदर्शी का उन्होंने अर्थ निकाला था वो क्या था? प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों पर प्रियदर्शी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। देखिए, जो प्रिंसेप थे उन्होंने जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में जो सफलता पाई, उसमें उन्होंने क्या पाया कि जो प्रियदर्शी लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा है? मनोहर मुखाकृति वाले राजा, मतलब किसी राजा का जो है उसमें गुणगान किया गया है, उसके मुख की जो है प्रशंसा की गई है कि भाई वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही सुंदर है। इस तरह से जो है उसकी मुखाकृति, मतलब उसके मुख की जो सुंदरता है उसका गुणगान किया गया है, उसको बोला गया है प्रियदर्शी, मतलब प्यारा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में थे। देखिए, बौद्ध ग्रंथ, जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म भी कब हुआ था? उनका जन्म भी जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व ही, जैसे मैंने आपको बताया 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो उस समय पर जो भगवान बुद्ध थे उनके जो विचार थे, उनके विचारों से लोग प्रेरित हुए, उनको जो है ग्रंथों में लिखा गया, उनको बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ। उनमें भी जो है शासकों के बारे में जो है वर्णन लिखा गया है, उनकी प्रशंसा की गई है। तो सबसे प्रसिद्ध जो शासक बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वो है अशोक। अशोक कौन था? अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली जो है शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के वो पौत्र थे, यानी पोते थे वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने जो है काफ़ी जो है जगह पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया था। इसी शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन की शुरुआत हुई, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का प्रयोग किया। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने जो शुरुआत की ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि की पहचान की, यहीं से जो है इस अध्ययन की शुरुआत होती है। इतिहास के बारे में हम जान पाए कि भाई जो हमारा इतिहास था वो कैसा था, कौन कौन से राजा आए, उन्होंने जो है किस तरह से अनेक साम्राज्य का जो है विस्तार किया। तो अब हम बात करेंगे प्रारंभिक राज्य यानी 16 महाजनपदों के बारे में। देखिए, 16 महाजनपद का मतलब क्या है? 16 महाजनपद का मतलब ये है कि ये 16 राज्य थे, एक तरह से आप कह सकते हैं महाजनपद, जो कि जो है बहुत विशाल क्षेत्र में ये फैले थे। इनका जो है व्यापार भी बहुत होता था। पूरे जो है उपमहाद्वीप में ये जो राज्य जो थे इनका पूरा विस्तार था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माने गए हैं इस समय में, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। मैप में एक बार आप देख सकते हैं, ये है 16 महाजनपद यानी 16 राज्य। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की हम बात हो रही है। कंबोज, गंधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, काशी, अंग, मगध, वत्स, चेत, अवंती, मत्स्य और असाका, ये 16 महाजनपद है। इनका जो है इस समय में जो है उदय हुआ था। अब हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को आरंभिक राज्य, नगरों, लोह युग, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है।
देखिए जो छठी शताब्दी जो ईस्वी पूर्व के हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन यानी चेंजेज हुए। वे चेंजेज क्या थे कि इस समय में जो है इस समय को क्या माना गया कि यहाँ पर बहुत सारे नगरों का नए नगरों का उदय हुआ। हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वो हड़प्पा सभ्यता नष्ट होने के बाद वे नगर जो है वे नष्ट हो गए थे। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद जो है फिर से नगरों का विकास शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। लोह युग के नाम से भी इस युग को जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय भी हमने देखा था कि उन लोगों के पास लोहे का ज्ञान नहीं था। मतलब उस समय पे लोहा जो है बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिला, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही हमें उस समय पे नहीं देखने को मिला। लेकिन जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की हम बात कर रहे हैं वो जो है एक लोह युग माना गया। लोहे का भी उस समय में जो है खूब विकास हुआ, सिक्कों का विकास हुआ। इस समय पे क्या हुआ था कि सिक्कों का चलन चल गया था। जो भी राजा आए, जो भी ये सारे 16 महाजनपद थे, इनके जो शासक थे, उन्होंने जो है व्यापार के लिए या लेन देन के लिए आप कह सकते हैं सिक्कों का जो है प्रचलन शुरू कर दिया था। तो सिक्कों के विकास के साथ भी इसे जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म के विचारधाराओं का विकास हुआ। देखिए जो भगवान बुद्ध थे और महावीर जैन थे, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही उनका जन्म हुआ था। उनकी विचारधाराएं लोगों के जो है सामने आई थी। लोगों से वो लोग जो है उनसे बहुत ही प्रभावित हुए थे उनके विचारों से। बहुत सारे लोगों ने जो है अनेक धर्मों को छोड़ के बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये सारे जो है ये सब भी कब हुआ था? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। देखिए जो बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए उसमें जो है 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं 16 महाजनपद। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में समान नहीं है। देखिए 16 राज्यों का तो जिक्र किया गया है बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी, लेकिन उसमें क्या है कि जो बौद्ध धर्म में जो 16 राज्य हैं उनके नाम थोड़े अलग हैं, और जो जैन धर्म है उसमें जो है जो 16 राज्य हैं उनके नाम अलग हैं। लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। लेकिन अगर आप इन 7 राज्यों के बारे में अगर देखें तो इनका वर्णन बौद्ध धर्म में भी किया गया है और जैन धर्म में भी किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे 7 महाजनपद थे, राज्य थे, साम्राज्य थे, ये जो है उस समय बहुत फेमस थे, इनका जो है बहुत नाम था, इसलिए इनका वर्णन जो है बौद्ध ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलेगा और जैन ग्रंथों में भी। अतः उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। देखिए यही संभावना जो है इतिहासकारों ने लगाई है कि भाई इन जो है सारे राज्यों का नाम अगर बौद्ध और जैन दोनों अगर धर्मों में हमें देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो है अपना कोई खास महत्वपूर्ण स्थान उस समय में रखते होंगे। अब हम देखेंगे कि 16 महाजनपद जो थे उनमें शासन कैसे होता था, शासन व्यवस्था वहाँ की कैसे थी। महाजन पदों पर राजा का शासन होता था। देखिए हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इसको अपने फर्स्ट चैप्टर से, जब हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न था कि भाई पता नहीं राजा होते थे या नहीं, राजा का शासन होता था नहीं। लेकिन जो महाजन पद 16 महाजन पद आए 600 ईस्वी शताब्दी पूर्व, इनमें जो है क्लियर है कि यहाँ पर जो है राजा का शासन चलता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। लेकिन यह राजा तो होता था एक राज्य का, उसके साथ साथ क्या होता था कि गण और संघ के नाम से भी प्रसिद्ध समूह होते थे, वो भी लोगों पर शासन करते थे। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब गण और संघ जो थे उनकी खासियत ये थी कि वो एक समूह होता था, कुछ जो है आप कह सकते हैं कि प्रभावशाली लोग जो है उनका जो एक समूह है, और उस समूह में जो है प्रत्येक जो है व्यक्ति वो ही राजा कहलाता था। ये नहीं है कि गण में जो है समूह तो बना लिया कुछ प्रभावशाली लोगों का, लेकिन राजा कोई एक है, जी नहीं, उसमें जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को ही अपने आप में जो है वो राजा माना जाता था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जो थे वो भी जो है गण से संबंधित थे। अब भगवान महावीर और अगर भगवान बुद्ध की अगर हम बात करें, वो भी गण से संबंधित थे। मतलब उनका वो भी एक ऐसे साम्राज्य से वो बिलोंग करते थे, ऐसे
जो महाजन पद से, कि उसमें भी जो है गण का शासन था, मतलब कुछ जो है लोगों का, एक प्रभावशाली लोगों का आप कह सकते हैं समूह होता था, जिसमें जो है सारे जो है समूह के लोग ही राजा होते थे। वजीर संघ की तरह कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। अब अगर हम वजीर संघ की बात करें तो कुछ राज्यों में भूमि सहित यानी भूमि पर भी जो है राजा का शासन होता था, और आर्थिक स्रोत ये कह सकते हैं कि जो संसाधन है उस साम्राज्य के, जिनसे जो है व्यापार आप करते हैं, लेन देन करते हैं, जो है आर्थिक जो है कार्य करते हैं, पैसा जिनसे जो है कमाया जा सकता है, उन सब पर जो है राजा का शासन जो है होता था। प्रत्येक महाजन पद की एक राजधानी होती थी। देखिए ये भी एक खास बात है कि जो उस समय के जो महाजन पद जो राज्य थे, उनकी एक राजधानी होती थी। जैसे हमारे इस समय में भी है, भारत की राजधानी है दिल्ली। उसी तरह से अगर 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व की अगर हम बात करें तो उस समय पे भी महाजन पद की एक राजधानी होती थी, जिसे किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेना और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। अब ये क्या है कि राजधानी जो है उस समय में किसी राज्य की अगर है तो उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसे जो है किलों से घेर कर जो है बीच में उसको जो है राजधानी स्थापित होती थी। चारों ओर उसके जो है वो किले बना दिए जाते थे। अब वो किले किस लिए बनाए जाते थे? ताकि जो है उसकी वो सुरक्षा कर सके, राजधानी को जो है अपनी को सेफ रख सकें। अब क्या है, अगर राजधानी को सुरक्षित रखना है, किले बनाए हैं, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? सैनिकों की भी आवश्यकता होगी। सेना हमारे पास होनी चाहिए जो उसकी रक्षा करे। तो उसके लिए जो है भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता थी। अब ये तो है नहीं कि किसी भी राज्य ने जो है अपनी सेना बना ली और वो जो सेना के लोग हैं वो फ्री में उनके लिए काम करेंगे। वो उनको वेतन भी देते होंगे, उनका जो है रहन सहन का सारा खर्चा भी उठाते होंगे। तो उस समय पर जो है भारी जो है उनको आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। ग्रंथों के नियमों के अनुसार शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होता था। देखिए अगर हम राजा की बात करें, शासक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जो शासक होगा, जो राजा होगा, वो क्षत्रिय वर्ण से ही होगा। जो है वर्ण एक वैदिक काल में अगर हम वर्णों के बारे में बात करें, जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इनके बारे में, तो जो शासक बनता था वो क्षत्रिय वर्ण का ही होता था। ये नहीं है कि भी ब्राह्मण भी शासक बन जाएगा या शूद्र शासक बन जाएगा, नहीं, जो उस समय के शासक थे वो क्षत्रिय वर्ण से जो है बिलोंग करते थे। अब हम देखेंगे महाजन पदों के शासकों की आय। जैसे हमने देखा कि महाजन जो पद थे, उनके जो राज्य थे, उनकी जो राजधानियाँ थी, उसके लिए वो अपनी सेना रखते थे, उस पर काफ़ी खर्चा भी करते थे। तो अगर खर्चा करना है तो उनके लिए क्या चाहिए? उन्हें जो है आय के साधन भी होने चाहिए, तभी तो वो खर्चा कर पाएंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारियों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। देखिए उनके आय के जो साधन थे उसमें सबसे पहले आता है कि जो किसान है, अगर वो खेती जो फसल उगा रहे हैं उस पर वो टैक्स देंगे, यानी कर देते थे। जो व्यापारी थे वो अगर लेन देन करते हैं किसी भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर, उन्हें भी कर, उनके ऊपर भी जो है कर व्यवस्था लागू थी, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। शिल्पकार थे, अगर शिल्पकार अपनी जैसे कोई कृति बना रहे हैं, कुछ भी उन्होंने बनाया है, उसको वो बेच रहे हैं, तो वो उनको भी जो है कर देना पड़ता था। या फिर भेंट वसूलना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई राजा को जो है, अगर किसी राज्य के लोग उससे राजा से खुश हैं और राजा उनका जो है उनकी सुरक्षा का अच्छा ध्यान रखता है, तो वो भेंट भी जो है उनको आप कह सकते हैं कि उन्हें गिफ्ट भी करते थे बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उनके जो आप इनकम के सोर्स आप लगा लीजिए। इस तरह से जो है राजा अपनी आय निकालता था। संपत्ति जुटाने के लिए शासक पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके भी धन इकट्ठा करते थे। देखिए अपने राज्य से तो जो राजा है वो क्या कर रहा है, कर लगा रहा है या फिर भेंट वसूल कर रहा है, लेकिन अगर उसको और भी ज़्यादा लगता है कि भाई उसका काम नहीं चलता, उसको और ज़्यादा संपत्ति की आवश्यकता है, तो वो क्या करता था, पड़ोसी जो राज्य थे उन पर आक्रमण कर देता था, उनके ऊपर जो है कब्जा कर लेता था और वहाँ के जो संसाधन थे
उनके ऊपर कब्जा कर लेता था। तो इस तरह से वो अपनी आय को बढ़ाता था। सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया, जबकि बाकी अभी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। देखिए, कुछ राजा जो थे उन्होंने जो है अपनी सेना रख ली थी। नौकरशाही का मतलब ये है कि अपने राज्य में कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त कर लिया था जो कि जो है उसको अच्छी सलाह देते थे कि उसका जो राजपाट है उसको कैसे चलाना है, कैसे जो है उसको अपना विकास करना है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता था कि जो कृषक वर्ग है ना, जो किसान है, उनको भी जो है सेना में भर्ती कर लिया जाता था। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रथम महाजन पद जो है मगध के बारे में। देखिए, जो महाजन पद थे उनमें जो है मगध को जो है सबसे शक्तिशाली जो है राज्य माना गया है। मगध के बारे में हम पढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजन पद बन गया था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब हम मगध की बात कर रहे हैं, अब जो है मगध वो कहाँ है, आधुनिक बिहार में जो है वो स्थित है। उस समय का जो है सबसे शक्तिशाली जो है उसको साम्राज्य उसका था, उसको माना गया है कि भाई मगध उस समय में सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। देखिए, शक्तिशाली होने के लिए जो है कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये तो है नहीं कि वहाँ पर ना कोई जो है अच्छी कृषि की उपज है, ना जो है राजा के पास कोई अच्छा इनकम सोर्स कह सकते हैं, अच्छी आय के साधन है और वो फिर भी बहुत प्रबल है, ना उसके पास अच्छे सैनिक हैं। कुछ ना कुछ तो उसके पास खासियत होगी, तभी तो जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली था। तो सबसे पहले उसके पास क्या था, उसके पास खेती की जो है खास तौर पर उपज अच्छी थी। मगध में लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में आसानी से उपलब्ध थी। दूसरा उसका जो है शक्तिशाली होने का कारण क्या था कि हमने देखा कि अगर 600 शताब्दी से पूर्व की बात कर रहे हैं, हम इसे हम लोह युग के नाम से जिसे हम जान रहे हैं, तो उस समय में जो बिहार का जो झारखंड का एरिया आप कह सकते हो, वहाँ बहुत मात्रा में लोहे की खदानें जो है देखने को हमें मिली, जिससे उपकरण और हथियार बनाए जाते थे। जंगली क्षेत्र में हाथी बहुत ज़्यादा थे जो सेना के काम आते थे। वहाँ पर लोहा था जिससे उपकरण और सेना के लिए हथियार बनाए जाते थे। और दूसरा जो है झारखंड बिहार का जो एरिया है, वहाँ पर जो जंगली एरिया था उसमें जो है हाथी बहुत मिलते थे, और वो हाथी भी जो है सेना के बहुत काम आते थे। गंगा की सहायक नदियों द्वारा आवागमन सस्ता व सुलभ था। ये एरिया जो पड़ता है, जो मगध जिसे हम कह रहे हैं, वो कहाँ है, गंगा की सहायक नदियों के जो रास्ता है उसके बीच में ये वहाँ पर ये पड़ता है। तो उससे जो है दूसरे राज्यों में आना जाना, जो आवागमन मतलब आना जाना होता था, वो सस्ता भी था और सुलभ भी था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियाँ बताई गई हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि भाई उनके पास अच्छी जो है ज़मीन थी, लोहा ज़्यादा था, हाथी ज़्यादा पाए जाते थे, जो नदियाँ थी उनसे जो है वो आवागमन उनका सस्ता था। इसके अलावा भी जो बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में अगर हमें देखने को मिला, वो क्या था कि यहाँ के जो शासक थे ना, उनकी नीतियाँ भी जो है बहुत वो वैसे आप कह सकते हैं कि वे नीतियाँ इस तरह से बनाते थे कि जो है वे अपने जो साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छे से कर रहे थे। दूसरे राज्यों पर जो है आक्रमण करके उनके ऊपर भी वो कब्जा कर लेते थे। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और इनके मंत्री इनकी नीतियाँ लागू करते थे। अगर हम बात करें बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद के बारे में, तो ये राजा जो है बहुत महत्वाकांक्षी का मतलब ये है कि वो जो अपने साम्राज्य को जो है बहुत महत्व देते थे, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है वो बहुत प्रयत्न करते थे। और इन्होंने अपने राज्य में जो है ऐसे मंत्री रख रखे थे जो इनकी नीतियों को जो है बहुत अच्छे से जो है लागू करते थे, जिससे इनके साम्राज्य का विस्तार जो है बहुत अच्छे से होता था। अब हम देखेंगे कि मगध की राजधानी कौन कौन सी है। मगध जो है वो राजगढ़, आधुनिक बिहार कि राजगीर का प्राकृत नाम राजगढ़ मगध की राजधानी था। देखिए, जो मगध की जो राजधानी थी ना पहले, वो थी राजगढ़ जिसे आज का जो नाम है वो है राजगीर। ये कहाँ है, बिहार में, वो उसकी राजधानी थी।
बाद में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को भी जो है राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। जो मगध की राजधानी थी राजगीर, उसको जो है चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व, देखिए छठी शताब्दी ईस्वी की बात हो रही है, तो जो है इसकी राजधानी है राजगीर यानी राजगढ़। लेकिन अगर हम 200 साल बाद, अगर 200 साल पीछे अगर आते हैं तो फिर देखते हैं कि चौथी शताब्दी में जो है इसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अब क्या कहते हैं, पटना। तो आज हमने देखा 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। मगध के बारे में हमने पढ़ा कि इसके शासक जो थे वो कैसे अपनी नीतियाँ लागू करते थे, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। इसके आगे का चैप्टर जो है वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।